चलिए आपको ले चलते हैं राजस्थान के बूंदी, जहां राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, चुनाव में कहा था, देखिए आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आएगी, 10 दिन के अंदर राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कहा था, नहीं कहा था? हो गया ना? तो एक बात आप समझिए, मैं लंबी बातें नहीं करता हूं, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मगर जो मैंने कह दिया मैं वो करके दिखा दूंगा। मैं पूरा दम लगा दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने आपको मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, हमने करके दिखाया है। और मैं आपको स्टेज से गारंटी कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, न्याय योजना को हम पूरे हिंदुस्तान में चला देंगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देंगे। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, और सिर्फ राजस्थान, सिर्फ बूंदी के युवाओं से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं से, पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने आपका टाइम जाया किया है। मैं जानता हूं कि आप इस देश से कुछ ज्यादा नहीं चाहते हो, आप मुफ्त में कुछ नहीं चाहते हो, आप सिर्फ देश के लिए काम करना चाहते हो, आप सिर्फ रोजगार चाहते हो। मैं इस बात को समझता हूं। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया, नोटबंदी की, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, गब्बर सिंह टैक्स किया, आपका नुकसान किया, और पूरा का पूरा फायदा 15 लोगों को उन्होंने दिया है। आप बंबई के चक्कर काटते हो, रोजगार ढूंढते हो, कभी जाके अनिल अंबानी का घर देखिए, कभी जाके देखिए, अनिल अंबानी ने जिंदगी भर में हवाई जहाज नहीं बनाया, एक हवाई जहाज नहीं बनाया उसने। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के सब हवाई जहाज वो बनाती है। यूपीए की सरकार ने साफ कहा था, देखिए एयरफोर्स को राफेल हवाई जहाज खरीदना है, 126 हवाई जहाज खरीदने हैं, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल हवाई जहाज बनाएगी। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के प्रदेशों में हवाई जहाज बनेगा, हाईटेक हवाई जहाज बनेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिर्फ हवाई जहाज नहीं बनेगा, अलग अलग चीजें बनाई जाएंगी। हवाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स, हवाई जहाज का रेडार, उसमें मिसाइल जो लगते हैं, सब कुछ हिंदुस्तान में बनेगा। एचएएल को बनाना था, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? फ्रांस जाते हैं, युवा अच्छी तरह सुनो, समझो, फ्रांस गए, उनके साथ अनिल अंबानी गए, 126 हवाई जहाज के बजाय 36 हवाई जहाज कर दिया, 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है, चौकीदार, हिंदुस्तान के चौकीदार ने हमें साफ बता दिया था कि अगर फ्रांस को हवाई जहाज बेचना है तो अनिल अंबानी के साथ सौदा करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए इंटरनेट, युवाओं, आप इंटरनेट पर जाओ, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम हॉलैंड है, हॉलैंड का बयान देख लो, वहां साफ उसने बोला है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने हमें बताया 1600 करोड़ रुपए का खरीदना है, 36 खरीदना है, अनिल अंबानी को दिलवाना है। भाई और बहनों, 30,000 करोड़ रुपए, मतलब 1 साल जो मनरेगा का पैसा है, 1 साल जो मनरेगा को चलाने का पैसा है, वो नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। आपसे चोरी किया, एयरफोर्स से चोरी किया। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है, भैया मैं तो इन्वेस्टिगेशन करूंगा, मैं तो जांच करूंगा।
नरेंद्र मोदी उसको 1:30 बजे रात को निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको वापस लाओ, नरेंद्र मोदी वापस लाता है, फिर कहता है 5 घंटे बाद कहता है इसको निकालो, फिर से निकालो। भाइयों और बहनों, 2 हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, एक हिंदुस्तान होगा और उसमें सबको न्याय मिलेगा। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप जेब से पैसा निकालकर उन्हीं 15 लोगों को देते हो। किसी किसान को अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना हो, लॉयर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, तो पहले लाखों रुपए निकालकर अनिल अंबानी को दो, फिर अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो। कोई बीमार होता है, किसी को कैंसर होता है, प्राइवेट अस्पताल में जाओ, अनिल अंबानी के अस्पताल में जाओ, लाखों रुपए निकालो, पहले वहां डालो, फिर इलाज होगा। किसान बीमा देता है, आपका पैसा, आपकी जेब से पैसा जो निकलता है, सीधा आप उसको अनिल अंबानी की जेब में डालते हो। बीमा की कंपनी भी वो चला रहे हैं, अलग अलग जिले बांट रखे हैं, 15 जिले उसको दे रखे हैं, 15 जिले उसको दे रखे हैं, जम्मू कश्मीर अनिल अंबानी को दे रखा। आप अपना पैसा दो, बारिश आती है, तूफान आता है, नुकसान होता है, आपको कहा जाता है भैया आपको तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो तो अनिल अंबानी को मिल गया, नीरव मोदी को मिल गया, मेहुल चौकसी को मिल गया, उन्हीं 15 चोरों को। और दिन भर आप काम करते रहो, आप फावड़ा चलाओ, आप खून लगाओ, खून पसीना दो। अच्छा, और फिर क्या होता है? जब आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हो भैया बेरोजगारी कैसे है, जब आप कहते हो बेरोजगारी कैसे है इतनी, जब आप कहते हो भैया किसान का तो कर्जा माफ नहीं किया, जब आप कहते हो भैया देखो 15 लाख रुपए तो आपने नहीं दिए, फिर नरेंद्र मोदी कहता है देखो, सेना के पीछे जाके छुप जाता है, एकदम सेना के पीछे जाके छुप जाता है। आपने देखो भैया छोटा सा, इस साल लाल किले पे नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं मेरे आने से पहले हाथी सो रहा था। आप सबने सुना भाषण, मेरे आने से पहले इस देश में कुछ नहीं हुआ, मैं हूं, जो कुछ है मैं हूं, हाथी सो रहा था। इनके आने से पहले ना सेना ने कुछ किया, ना वायुसेना ने कुछ किया, ना हिंदुस्तान की जनता ने कुछ किया, ना आपके माता पिता ने कुछ किया। नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहां कुछ नहीं हुआ। आप देखिए अलग अलग युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग युद्ध हुए हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि मैंने किया है। हर एक प्रधानमंत्री कहता था कि काम सेना ने किया, काम वायुसेना ने किया, काम हमारे पायलट्स ने किया। मगर नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, मेरे बिना यहां कुछ नहीं है। मतलब किसानों ने कुछ नहीं किया, छोटे दुकानदारों ने कुछ नहीं किया, सेना ने कुछ नहीं किया। क्या 2014 से पहले आर्मी नहीं थी क्या? एयरफोर्स नहीं थी क्या? नेवी नहीं थी क्या? तो ये भाइयों और बहनों सच्चाई है। 2-3 चीजें मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं। बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों को दिया है। हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है। हिंदुस्तान का हर युवा छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, युवा हैं, जो बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनको
उनको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक का एक भी रुपया नहीं दिया। बैंक की चाबी नीरव मोदी के हाथ में, मेहुल चोकसी के हाथ में, अनिल अंबानी के हाथ में। 2019 में हमारी सरकार बनेगी, बैंक की चाबी लेकर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या के हाथ से छीनकर हम हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में डाल देंगे। बैंक के दरवाजे आपके। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर केंद्र सरकार और खासतौर पर मोदी पर हमला बोला, नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि राफेल में जिस तरह से अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया गया है, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। राजस्थान के बूंदी से राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ कर दिया राहुल गांधी ने। तीनों प्रदेशों में जो वादा किया था, कहा था 10 दिन में हम किसान का कर्ज माफ कर देंगे और साफ तौर पर यह भी कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया है। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए उसे कहा। राफेल को लेकर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने तरकस से एक बड़ा तीर निकाला है। कांग्रेस ने देश के गरीब परिवारों के लिए 72,000 रुपए सालाना देने वाली योजना की घोषणा की है। योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। योजना को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सिर्फ गरीबों के साथ छलावा मात्र है। 30% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। तो सुन लिया आपने, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से ठीक पहले अपने तर्कश से एक बड़ा तीर निकाला है। कांग्रेस ने देश के गरीब परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी देने वाली योजना की घोषणा कर दी है। चुनाव से पहले कांग्रेस का एक बड़ा दाम माना जा सकता है। योजना के तहत देश के 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। योजना देश के 25 करोड़ गरीब लोगों को लाभ होगा। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है। उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि न्यूनतम आय योजना के तहत लाभ राशि परिवार की महिला सदस्य के खाते में सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी। कांग्रेस गरीबी हटाने के लिए प्रयासरत है। आजादी के समय देश में 70% गरीबी थी। कांग्रेस शासन में ये गरीबी 70% से 22% तक आ गई है। कांग्रेस इस 22% गरीबी को भी खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मुट्ठी भर व्यापारियों का 3,50,000 करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, लेकिन भारत के गरीबों के लिए 72,000 रुपए देना पीएम के लिए तकलीफदेह है। मोदी अपने प्रचार और विज्ञापनों के लिए 5,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो वे गरीब परिवार के लिए 72,000 रुपए सालाना देने में परहेज क्यों है? ये स्कीम विमेन सेंट्रिक है। ये 72,000 रुपया घर की गृहिणी के खाते में कांग्रेस पार्टी जमा करवाएगी। और चौथा, यह स्कीम शहरों और गांव, पूरे देश के शहर और गांव में कोई भेदभाव नहीं, ये पूरे देश के गरीबों पर लागू होगी। कांग्रेस ने भले ही योजना की घोषणा कर दी हो और चुनाव में भी कांग्रेस कुछ वोट बटोर ले, लेकिन योजना को लागू करने से पहले इस पर खर्च होने वाली रकम की बात करना भी जरूरी है और इससे देश की जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा। हम आपको बताते हैं कि योजना से जीडीपी और राजकोषीय घाटे पर पड़ने वाला असर। इस योजना पर सालाना 3.60 लाख करोड़ खर्च होंगे। फिलहाल देश की जीडीपी 207 लाख करोड़ की है और इस जीडीपी पर राजकोषीय घाटा 7 लाख करोड़ है। देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% है। ये घाटा पहले ही देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। राजकोषीय घाटा कम होने की बजाय साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस सत्ता में आती है और योजना लागू हो जाती है तो देश का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा।
योजना से 1.7% राजकोषीय घाटा होगा। नई योजना लागू होने से राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 5% से ज्यादा हो जाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। योजना के तहत फिनलैंड में 43,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा थी, लेकिन 1 साल बाद ही योजना बंद कर दी गई। वहीं अमेरिका ने परमानेंट फंड योजना के तहत $2,000 हर वयस्क को दिए जाते थे। स्विट्जरलैंड में भी इस तरह की योजना बनी थी, लेकिन लोगों ने खारिज कर दिया था। तो कांग्रेस पार्टी का ग्रैंड ओल्ड नारा है, उसकी ब्रांड न्यू पैकेजिंग है। ग्रैंड ओल्ड नारा उनका क्या था? गरीबी हटाओ। अब ब्रांड न्यू उसकी पैकेजिंग करके उन्होंने नारा क्या बनाया? गरीबी मिटाओ। तो ये जो गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक का ये 7 दशकों का सफर है। इन 7 दशकों के सफर में सत्ता में 6 दशक तक तो कांग्रेस पार्टी रही, या उनकी रिमोट से चलने वाली सरकार रही, और आज भी गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी मिटाओ तक की बात करने वाली ये पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि आपने इन 6 दशकों में 7 दशकों में किया क्या गरीबों के लिए, गरीब कमजोर तबकों के लिए, उनकी गुर्बत को खत्म करने के लिए, उनकी गरीबी को खत्म करने के लिए, कि केवल आप नारा देते रहेंगे? वैसे ये योजना लागू तब होगी जब कांग्रेस सत्ता में आती है, लेकिन वास्तव में अगर कांग्रेस सत्ता में आई और उसने इसे लागू कर दिया तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना साबित हो सकती है। 25 करोड़ की जनसंख्या का मतलब है पूरे एक इंडोनेशिया जैसे देश के बराबर। इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में कहीं भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी न्यूनतम आय गारंटी की योजना लागू नहीं की गई है। अब देखना होगा कि चुनाव में योजना का फायदा कांग्रेस को कितना मिल पाता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए देश के हर राज्य में महागठबंधन का सिलसिला चल रहा है। कभी महाराष्ट्र तो कभी यूपी में लगातार गठबंधन हो रहे हैं। यूपी में सपा, बसपा और रालोद के साथ 2 और नई पार्टियां जुड़ गई हैं। आइए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि इस महागठबंधन में कौन सी वो 2 पार्टियां हैं जो शामिल हो गई हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए जहां सपा, बसपा और रालोद एकजुट हुए थे, वहीं आज इस महागठबंधन में निषाद पार्टी और जनवादी पार्टी भी शामिल हो गई हैं। इस बात की पुष्टि खुद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि निषाद पार्टी और जनवादी पार्टी भी अब सपा, बसपा और रालोद गठबंधन में शामिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये यूपी का सबसे बड़ा गठबंधन है। मैं दोनों नेताओं को बधाई देता हूं कि महागठबंधन में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी है, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है देश का, न केवल देश बल्कि दुनिया की नजर है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा। और हमें अब आज भरोसा है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। गोरखपुर संसदीय सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को सपा ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया था। हालांकि अखिलेश ने ये भी कहा कि निषाद पार्टी की सीट पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बताया कि हम घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि समाज के हर तबके को उसका हक मिले। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में 74 सीटें जीतने का वादा करने वालों को अब सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। हम अब देश की जनता के साथ बीजेपी को धोखा नहीं करने देंगे। शिक्षा मित्रों से वोट लेकर उन्हें धोखा दिया। शौचालय तो बनवा दिए गए, लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचाया। और अब जो पैसे दे रहे हैं उतने में लोगों का घर नहीं बन रहा है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरह किसानों का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए किसानों का सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा।
मैं पहले भी कहता था और आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए यूपी वेस्ट से जहां प्रियंका गांधी लगातार रैलियां करके सीएम योगी पर निशाना साध रही हैं, वहीं सपा बसपा का महागठबंधन भी बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। ऐसे में यूपी में बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौतियां बीजेपी लोकसभा की सीटों के टारगेट में सेंध लगाने का काम कर सकती हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। चुनाव करीब है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में टिकट न मिलने के कारण दिग्गजों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। ताजा मामला दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी का है। टिकट न मिलने के कारण वे पार्टी से खफा हो गए। टिकटों का खेल जारी है। इसी कड़ी में कुछ की उम्मीदों पर मोहर लग रही है, कुछ की तमन्ना पर पानी फिर रहा है। वहीं सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी चुन चुनकर उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, लेकिन इसी वजह से बीजेपी के दिग्गज ही पार्टी से खफा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह ही बीजेपी ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को टिकट न देने का मन बनाया है। जब पार्टी की ओर से संगठन महासचिव रामलाल ने उन्हें इस बात की जानकारी दी तो इस पर वे खफा हो गए। दरअसल सोमवार को बीजेपी के संगठन महासचिव रामलाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। रामलाल ने मुरली मनोहर जोशी से कहा कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। रामलाल ने कहा कि पार्टी चाहती है कि आप पार्टी ऑफिस आकर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करें। हालांकि पार्टी की इस अपील को मुरली मनोहर जोशी ने सीधे तौर पर नकार दिया। जोशी ने कहा कि ये पार्टी के संस्कार नहीं है। अगर हमें चुनाव न लड़वाने का फैसला हुआ है तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को हमें आकर सूचित करना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी ने साफ कहा कि वे पार्टी दफ्तर आकर इसकी घोषणा नहीं करेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने कानपुर के वोटरों के लिए एक खत भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी महासचिव रामलाल की ओर से मुझे कहा गया है कि मैं कानपुर या फिर किसी और सीट से चुनाव न लड़ूं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी का गांधी नगर से टिकट कटने पर काफी बवाल हुआ था। गांधीनगर से अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। आडवाणी का टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए थे। गौरतलब है कि इससे पहले भी रामलाल ने ही लालकृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र से मुलाकात कर और शांता कुमार करिया मुंडा से फोन पर बात करके उनके टिकट न देने के फैसले के बारे में जानकारी दी थी। तब भी रामलाल ने इन नेताओं को सूचित किया था कि वे अपनी ओर से चुनाव न लड़ने का ऐलान करें, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी भी मुरली मनोहर जोशी की तरह तैयार नहीं हुए। सूत्रों की माने आडवाणी ने भी मुरली मनोहर जोशी की तरह रामलाल से कहा था कि पार्टी हमें चुनाव में टिकट नहीं देना चाहती तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को खुद आकर पार्टी के फैसले की जानकारी देनी चाहिए। फिलहाल टिकट की कश्मकश में कोई रूठे कोई माने, लेकिन जीत जरूरी है। यही रणनीति के साथ हर पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी महाभारत तैयार खड़ी है। नेशनल डेस्क।